तो चलिए मेरे साथियों, जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू प्रश्न बात किए थे पूरे इतिहास से, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग पूरे इतिहास से हम लोग एमसीक्यू प्रश्न बात करेंगे। और यहाँ पे टोटल आपको 70 एमसीक्यू यानी कि टोटल टॉप एमसीक्यू प्रश्न का हम लोग बात करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये मान के चलो कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों पहले प्रश्न के साथ। और आज का आपका पहला प्रश्न है आपका कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी। ठीक ना, कि ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किस नदी घाटी से विकसित हुई थी। गंगा यमुना नदी, टिग्रिस यूफ्रेटिस नदी, नील नदी या फिर सिंधु नदी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी से विकसित हुई थी बच्चों? तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी से विकसित हुई थी। ठीक ना, किस नदी घाटी से विकसित हुई थी? तो टिग्रिस यूफ्रेटिस नदी घाटी से विकसित हुआ था। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो मान के चलो कि ये प्रश्न एकदम आएगा ही आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। ठीक ना, आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिए कि प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं यार, फिर नहीं आप देखिएगा कि लेखन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी। कविता के लिए, कर वसूलने के लिए, व्यापार रिकॉर्ड्स के लिए या फिर मनोरंजन के लिए। तो आखिर लेखन कला की सबसे पहले शुरुआत हुई तो क्यों शुरुआत हुई? तो व्यापार के रिकॉर्ड को रखने के लिए। ठीक ना, कि कहाँ पे कौन से सामान कितने भेजना है, किससे क्या लेना है, किससे क्या, मतलब व्यापार का रिकॉर्ड रखने के लिए किस चीज़ का शुरुआत हुआ? तो लिखने का, जो आज हम कॉपी पेन में लिख रहे हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस काम के लिए हुआ था? तो व्यापार का रिकॉर्ड रखने के लिए शुरुआत हुआ था। ठीक है बच्चों, तो लेखन कला की शुरुआत व्यापार के लिए शुरुआत हुआ था। ठीक है बच्चों, फिर अगला प्रश्न है कि सुमेरियन नगरों का प्रमुख भवन क्या था। ठीक ना, प्रश्न है कि सुमेरियन नगरों का प्रमुख भवन क्या था? महल, स्कूल, जिगुरात या फिर बाजार। तो सुमेरियन नगरों का प्रमुख भवन क्या था बच्चों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, जिगुरात। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी कि सुमेरियन नगरों का प्रमुख भवन क्या था बच्चों? तो जिगुरात। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिगुरात। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्यूनिफॉर्म लिपि किस पर लिखी जाती थी। ठीक ना, प्रश्न है क्यूनिफॉर्म लिपि जो है वो आपकी किस पर लिखी जाती थी? कागज, कपड़ा, मिट्टी या फिर पत्थर पर। तो क्यूनिफॉर्म लिपि जो थी वो किस पर लिखी जाती थी बच्चों? वो मिट्टी पर लिखी जाती थी। ठीक ना, क्यूनिफॉर्म लिपि से जो लिखने का लिपि कौन सा था? तो क्यूनिफॉर्म लिपि। जैसे आज हम लोग देवनागरी, रोमन, इंग्लिश से लिखते हैं तो रोमन लिपि कहते हैं, हिंदी से लिखते हैं तो आप देवनागरी लिपि कहते हैं। उसी प्रकार से क्यूनिफॉर्म लिपि से किस पर लिखी जाती थी? तो मिट्टी पर लिखी जाती थी। ठीक ना, फिर अगला प्रश्न है कि नगरों में कारीगर क्या बनाते थे। ठीक ना, नगर में जो कारीगर लोग थे वो लोग क्या बनाते थे? हथियार, बर्तन, आभूषण या फिर ये सभी चीज़ें बनाते थे। तो नगरों में जो कारीगर थे वे हथियार भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, आभूषण भी बनाते थे। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नगरों के कारीगर जो थे वो इन सभी चीज़ों का निर्माण करते थे। ठीक ना, हथियार, बर्तन और आभूषण ये सभी चीज़ों को बनाते थे। ठीक है बच्चों, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्यापार किसके माध्यम से होता था। आखिर उस समय जो व्यापार होते थे वो किन के माध्यम से होते थे? सड़क, नदी, समुद्र या फिर ये सभी। तो सड़क, नदी और समुद्र इन सभी से व्यापार होते थे। ठीक ना, तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ठीक। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि वास्को डी गामा पहली बार भारत की खोज किए थे। भारत का खोज दरअसल वो नहीं किए थे, बल्कि यूरोप से भारत आने का वो रास्ता खोजे थे। ठीक ना, तो व्यापार उस समय भी किससे होते थे? समुद्र मार्ग से भी होते थे, नदियों से भी होते थे और सड़क मार्ग से भी होते थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर प्रश्न पूछा गया कि मेसोपोटामिया में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। ठीक ना, मेसोपोटामिया के समय में शिक्षा का मंदिर, विद्यालय, घर या फिर महल में। तो मेसोपोटामिया में शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी बच्चों? तो मंदिरों में। उस समय शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो मंदिरों में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया में शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, फिर एक लेखन सीखने वालों को क्या कहा जाता था। ठीक ना, लेखन जो लिखने के लिए सीखते थे उन्हें क्या कहा जाता था? लेखक, लिपिक, शिक्षक या फिर कवि। तो लेखन सीखने वाले लोगों को क्या कहा जाता था बच्चों? तो उन्हें लिपिक कहा जाता था। ठीक ना, लेखन सीखने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें लिपिक कहा जाता था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर प्रश्न है कि नगर जीवन का मुख्य आधार क्या था, ठीक है। नगरीय जीवन का मुख्य आधार क्या था, उद्योग, कृषि, व्यापार या फिर राजनीति। तो नगर जीवन का मुख्य आधार क्या था बच्चों, तो नगर जीवन का मुख्य आधार लोगों का कृषि था, ठीक है बच्चों। नगर जीवन का मुख्य आधार क्या था, तो नगर जीवन का मुख्य आधार आपका कृषि था, ठीक है। फिर एक सुमेरियन समाज किस पर निर्भर था, ठीक ना। प्रश्न पूछा गया कि सुमेरियन समाज जो था वो किस पर निर्भर था, शिकार, पशुपालन, खेती या फिर मत्स्य पालन। तो सुमेरियन समाज जो था वो किस पर निर्भर था, तो वो पूरी तरह से खेती पर निर्भर था, ठीक ना। सुमेरियन समाज किस पर निर्भर था बच्चों, तो सुमेरियन समाज आपका खेती पर निर्भर था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि सुमेरियन समाज किस पर निर्भर था, तो वो खेती पर निर्भर था, ठीक है। फिर है कि रोम का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ठीक ना। रोम साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, जूलियस सीजर, नेपोलियन, हिटलर या फिर चर्चिल। तो रोम का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था बच्चों, कौन था, जूलियस सीजर, ठीक ना। रोम का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, जूलियस सीजर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर है कि रोमन साम्राज्य में कर किससे लिया जाता था, ठीक ना। रोमन साम्राज्य के समय में कर किससे लिया जाता था, राजा, सैनिक, जनता या फिर पादरी से। तो रोमन साम्राज्य में कर किससे लिए जाते थे बच्चों, तो रोमन साम्राज्य में कर जनता से लिए जाते थे, ठीक। जितने भी टैक्स होते थे वो किन से वसूले जाते थे, तो टैक्स जो थे वो जनता से वसूले जाते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि रोमन साम्राज्य में कर जो था वो जनता से लिया जाता था। फिर प्रश्न है कि रोमन सड़कों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक ना। रोमन सड़कों का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार, सेना, यात्रा या फिर ये सभी चीज़ें। तो रोमन साम्राज्य का रोमन सड़कों का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार को बढ़ाना, सेना के आवागमन को आसान करना, यात्रा करना, यानी कि आपका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न है कि रोमन कानून किस रूप में लिखे गए थे, ठीक ना। रोमन का जो कानून था वो किस रूप में लिखा गया था, किताब, पत्थर, तख्ती या फिर कागज। तो रोमन कानून जो था वो किस रूप में लिखा गया था बच्चों, तो रोमन कानून आपका पत्थर में लिखा गया था, ठीक ना। रोमन कानून किस पर लिखा गया था, तो रोमन कानून पत्थर पर लिखा गया था, ठीक है। फिर रोमन साम्राज्य में उच्च वर्ग कौन था, दास, कुलीन, किसान या फिर मजदूर। तो रोमन साम्राज्य में सबसे उच्च वर्ग में कौन आते थे, कुलीन लोग आते थे, ठीक ना। रोमन समाज में उच्च वर्ग कौन थे बच्चों, तो रोमन साम्राज्य में आपके कुलीन लोग थे, ठीक ना। इन सभी के हिस्से, अन्यथा सबसे ऊपर में तो पादरी लोग थे, ठीक ना। पादरी के बाद कुलीन, फिर आते थे मजदूर, लेकिन ये चारों में से सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर आपके कुलीन लोग थे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रोम में जल आपूर्ति कैसे होती थी, ठीक ना। जैसे आज हम लोग देखते हैं पाइप के माध्यम से हम लोग के घरों तक पानी आता है, उसी प्रकार से उस समय रोम में जल की आपूर्ति कैसे होती थी, कुएं के माध्यम से, तालाब, नहर या फिर एक्वाडक्ट से। तो रोम में जल आपूर्ति कैसे होती थी बच्चों, तो रोम में जल आपूर्ति एक्वाडक्ट से होती थी, ठीक ना। रोम में जल की आपूर्ति किससे होती थी, तो एक्वाडक्ट से होती थी, ठीक है। फिर प्रश्न है कि रोमन नगरों का केंद्र क्या था, ठीक ना। रोमन नगरों का केंद्र क्या था, फोरम, मंदिर, किला या फिर बाजार। तो रोमन नगरों का केंद्र क्या था बच्चों, तो रोमन नगरों का केंद्र आपका फोरम था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि रोमन नगरों का केंद्र क्या था, फोरम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि रोमन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ठीक है। रोमन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोमन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, युद्ध, प्रशासन, संस्कृति, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें थे। रोमन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युद्ध, प्रशासन, संस्कृति, ये सभी चीज़ें थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये सभी चीज़ें रोमन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य थे, युद्ध, प्रशासन, संस्कृति, ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न है कि साम्राज्य का पतन आखिर कब हुआ, ठीक ना। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ, 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी की 7वीं शताब्दी में। तो रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो रोमन साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है बच्चों। कि रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो रोमन साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि रोमन मुद्रा किस धातु की थी, ठीक ना। रोमन की जो मुद्रा थी वो किस धातु की थी, लोहा, तांबा, चांदी या फिर सोना। तो रोमन मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी, तो वो
चांदी की बनी होती थी, ठीक ना। जैसे आज हम लोग पैसा देखते हैं ना, जो रुपया, जो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का जो सिक्का होता है, उसी प्रकार से उस समय की जो मुद्रा, जो सिक्का होती थी, वो किस चीज़ की बनी होती थी? तो वो चांदी की बनी हुई होती थी, ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न है कि मंगोलों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था, ठीक ना। प्रश्न है कि मंगोलों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? खेती, व्यापार, पशुपालन या फिर उद्योग। तो मंगोलों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था बच्चों? तो मंगोलों की साधन की मुख्य था पशुपालन, ठीक ना। मंगोलों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन। लोग पशु पालते थे, ठीक ना, और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे, उन्हें बेच करके, उन्हें मार करके, खा करके। फिर एक मंगोल किस क्षेत्र से आए हुए थे, ठीक ना। मंगोल लोग जो थे वो किस क्षेत्र से आए थे? चीन, मंगोलिया, भारत या फिर रूस। तो मंगोल जो थे वो किस क्षेत्र से आए हुए थे बच्चों? तो मंगोल जो थे वो मंगोलिया से आए थे, ठीक ना। मंगोल कहाँ से आए थे? तो मंगोल मंगोलिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मंगोल जो थे वो मंगोलिया से आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चंगेज खान का असली नाम क्या था, ठीक ना। चंगेज खान का असली नाम क्या था? तो चंगेज खान का असली नाम क्या था? तेमुजिन, ठीक ना। चंगेज खान का असली नाम क्या था? तेमुजिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मंगोल सेना की रणनीति क्या थी, ठीक है बच्चों। मंगोल सेना की रणनीति क्या थी? आप जल्दी से बताएं। धीमे, अचानक हमला, रक्षात्मक या फिर स्थिर। तो मंगोल सेना की रणनीति क्या थी बच्चों? तो मंगोल सेना की रणनीति थी अचानक से हमला कर देना, ठीक है ना। मंगोल सेना की नीति क्या थी? अचानक से हमला कर देना, ठीक ना। मंगोल सेना की रणनीति अचानक से हमला कर देना। मंगोल प्रशासन किस पर आधारित था, ठीक ना। प्रश्न है कि मंगोल प्रशासन जो था वो किस पर आधारित था? कानून, धर्म, परंपरा या फिर सेना। तो मंगोल प्रशासन किस पर आधारित था बच्चों? मंगोल शासन आपका सेना पर आधारित था, ठीक ना। मंगोल प्रशासन किस पर आधारित था? तो मंगोल प्रशासन सेना पर आधारित था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, मंगोलों ने किस मार्ग को सुरक्षित बनाया? मंगोलों ने कौन से मार्ग को सबसे ज़्यादा सुरक्षित बनाया? मसाला मार्ग को, रेशम मार्ग, समुद्री मार्ग या फिर पर्वतीय मार्ग। तो मंगोलों ने किस मार्ग को सुरक्षित बनाया बच्चों? तो मंगोलों ने रेशम मार्ग को बिल्कुल सुरक्षित बनाया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि मंगोलों ने किस मार्ग को सुरक्षित बनाया? तो मंगोलों ने रेशम मार्ग को सबसे सुरक्षित बनाया। फिर प्रश्न है कि मंगोलों का शासन किस महाद्वीप तक फैला हुआ था, ठीक ना। मंगोलों का शासन जो था वो किस महाद्वीप तक फैला हुआ था? केवल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका। तो मंगोलों का शासन जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था? तो मंगोल का शासन आपका एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, ठीक ना। मंगोलों का शासन कौन से महाद्वीप तक फैला हुआ था? तो एशिया से लेकर के यूरोप तक मंगोलों का शासन व्यवस्था फैला हुआ था, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपका, मंगोलों की सभा को क्या कहते थे, ठीक ना। लोग जो थे वो मंगोलों की सभा को क्या कहते थे? सभा, कुरिलताई, पंचायत या फिर दरबार। तो मंगोलों की सभा को लोग क्या कहते थे बच्चों? तो मंगोलों की सभा को लोग कुरिलताई कहते थे, ठीक ना। मंगोलों की सभा को क्या कहा जाता था? कुरिलताई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि मंगोलों की सभा को लोग क्या कहते थे? कुरिलताई कहते थे, ठीक ना। अगला प्रश्न है, मंगोल इतिहास किसने लिखा, ठीक ना। मंगोलों का इतिहास किसने लिखा? व्यापारी, यात्री, इतिहासकार या फिर सैनिक। तो मंगोल इतिहास किसने लिखा था बच्चों? तो मंगोलों के इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब कि मंगोल इतिहास को किसने लिखा? तो मंगोल इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि मंगोल साम्राज्य टूटने का क्या कारण था, ठीक ना। मंगोल साम्राज्य आके टूट करके खत्म हो गया, इसका मुख्य कारण क्या था? युद्ध, महामारी, आंतरिक संघर्ष या फिर अकाल। तो मंगोलों के साम्राज्य का टूटने का प्रमुख कारण था आंतरिक संघर्ष, ठीक ना। उसके अपने ही राज्य में, अपने ही साम्राज्य में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, एक दूसरे के विरोधी थे, ठीक ना। अपने में ही बटे हुए थे,
मतलब अपने अंदर में ही उनका संघर्ष। तो आंतरिक संघर्ष के कारण से मंगोल साम्राज्य क्या हो गया, टूट करके पतन हो गया, बिखर गया। आज भी देखिए जिसके घर के सभी सदस्य अगर मिलजुल के एक साथ नहीं रहते, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, तो उनका घर परिवार ज़्यादा दिन नहीं चलता। मतलब कुछ ही दिनों में उनके घर क्या हो जाते हैं, टूट करके बिखर जाते हैं। और वही चीज़ हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मंगोल साम्राज्य से। यानी कि इतिहास हमें सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने वाला विषय नहीं, इतिहास बहुत कुछ सीखने का विषय है, इतिहास समझने का विषय है। इतिहास से हम ये सीख सकते हैं कि भैया क्या गलती करने से हमें उसका क्या परिणाम मिल सकता है, ठीक है ना। यह भी हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, तो इतिहास से ही सीखने को मिलता है। फिर प्रश्न है कि पहला वर्ग किससे जुड़ा था, ठीक ना। पहला वर्ग जो था वो किससे, धर्म, व्यापार, कृषि या फिर उद्योग। तो पहला वर्ग किससे जुड़ा हुआ था बच्चों, तो पहला वर्ग आपका धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक ना। किससे जुड़ा हुआ था, तो धर्म से जुड़ा हुआ था। फिर पूछा गया कि दूसरा वर्ग किससे संबंधित था, किसान, मजदूर, कुलीन या फिर व्यापारी। तो दूसरा वर्ग आपका किससे जुड़ा हुआ था बच्चों, तो कुलीन परिवार से जुड़े हुए थे, ठीक ना। दूसरे वर्ग कौन से समुदाय से जुड़े हुए थे, तो वो कुलीन समुदाय से जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर तीसरे वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग कौन था, व्यापारी, किसान, कारीगर या फिर मजदूर। जो तीसरे स्टेट के लोग थे उसमें से सबसे ऊपर में कौन थे, व्यापारी, किसान, कारीगर या फिर मजदूर। तो तीसरे वर्ग के सबसे बड़ा वर्ग कौन था बच्चों, तो तीसरा वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग आपका किसान था, ठीक ना। तीसरा वर्ग में सबसे बड़ा वर्ग कौन था, किसान। सबसे ज़्यादा आबादी किसकी थी, किसानों की। कर भार सबसे अधिक किस पर था, ठीक ना। आखिर टैक्स सबसे ज़्यादा किन से लिया जाता था, पहले वर्ग के लोगों से, दूसरे, तीसरे या फिर राजा पर। तो कर का भार सबसे ज़्यादा किस पर था बच्चों, तो तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन पर टैक्स का सबसे ज़्यादा बोझ, यानी कि टैक्स का पूरा बोझ किस पर था, तीसरे स्टेट के लोगों पर ही था। विशेषाधिकार किसे नहीं था, किसको विशेष रूप से अधिकार नहीं मिला था, तो किसको विशेष अधिकार नहीं मिला था, वहाँ की जनता को, ठीक ना। जनता को विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे, बाकी सभी लोगों को, मतलब यानी कि पादरी को था, कुलीन को था, राजा को था, इन लोगों को विशेष जन्म से ही विशेष अधिकार दिए गए थे, ठीक ना। यानी कि ये टैक्स नहीं देंगे इनको, ये मतलब कोई भी जो भी छोटे काम है वो सब ये सब नहीं कर सकते। वो किसके लिए था, जनता के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि असमानता का मुख्य कारण क्या था, धर्म, जन्म, शिक्षा या फिर धन। तो असमानता का मुख्य कारण क्या था बच्चों, तो असमानता का मुख्य कारण क्या था, जन्म, ठीक है ना। जो भी अगर पादरी के घर में जन्म लिया तो वो पादरी कहलाएगा, किसान के घर में जन्म लिया तो वो किसान। तो यहाँ पे असमानता का मुख्य कारण क्या था, जन्म के आधार पर असमानता बटा हुआ था, ठीक ना। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं जन्म के आधार पर ही। फ्रांस में भूखमरी आखिर कब बढ़ी थी, 1780 के बाद, 1750 के बाद, 1700 ईस्वी के बाद या फिर 1650 ईस्वी के बाद। तो फ्रांस में भूखमरी कब बढ़ी थी बच्चों, तो फ्रांस में आपकी भूखमरी 1780 के बाद से बढ़ी, ठीक ना। फ्रांस में भूखमरी कब बढ़ी, तो 1780 के बाद में फ्रांस में भूखमरी तेज़ी से बढ़ी थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर एक तीसरे वर्ग ने आखिर क्या मांगा, तीसरे वर्ग के लोगों ने क्या मांगा, कर बढ़ाना, समानता, युद्ध या फिर शासन। तो तीसरे वर्ग ने क्या मांगा, तो तीसरे वर्ग ने मांगा, उन्होंने अपनी मांग रखी कि हमें भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए, हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि वो समानता की मांग की। तीसरे वर्ग के लोगों ने क्या मांगा, तो तीसरे वर्ग के लोगों ने समानता की मांग रखी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, ठीक ना। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था, सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या फिर जय जवान इंकलाब, ठीक ना। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। राजा लुई 16वें का अंत कैसे हुआ, ठीक ना। राजा लुई 16वें का अंत कैसे हुआ, निर्वासन, हत्या, फांसी या फिर जेल से। तो राजा लुई 16वां का अंत कैसे हुआ, तो उन्हें फांसी दे करके उनका अंत किया गया, ठीक ना। राजा लुई 16वां का अंत कैसे हुआ था, तो राजा लुई 16वां का अंत उन्हें फांसी दे करके किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि राजा लुई 16वें का अंत कैसे हुआ, तो उन्हें फांसी दे करके उनका अंत किया गया।
फिर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक ना। प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर भविष्य काल में। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपका मध्यकाल में शुरू हुआ, ठीक ना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो मध्यकाल से शुरू हुई। फिर प्रश्न है कि रामानुजाचार्य किससे जुड़े हुए थे, ठीक है ना। रामानुजन जो वो किससे जुड़े, शैव, वैष्णव, बौद्ध या फिर जैन। तो रामानुजाचार्य वो किससे जुड़े हुए थे बच्चों, तो वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे, ठीक ना। कौन से धर्म से जुड़े हुए थे, तो वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। फिर सूफी मत का केंद्र क्या था, ठीक ना। सूफी मत का आखिर केंद्र क्या था, मस्जिद, खानका, मंदिर या फिर विद्यालय। तो सूफी मत का केंद्र क्या था बच्चों, तो सूफी मत का केंद्र था खानका, ठीक ना। सूफी मत का केंद्र क्या था आपका, तो खानका था, ठीक है बच्चों। सूरदास किस भाषा में लिखते थे, अवधी, ब्रज, संस्कृत या फिर फारसी भाषा में। तो सूरदास जो थे वो कौन सी भाषा में लिखते थे बच्चों, तो सूरदास जो थे वो आपका ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक ना। सूरदास कौन सी भाषा में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में। हिंदी में आप उनकी कविता को पढ़े होंगे, ठीक ना। हिंदी में आप जो भी कविता पढ़ते हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हुए मिलेंगे आपको, ब्रज भाषा में, ठीक ना। जिसे कृष्ण के बारे में ये ज़्यादा लिखते थे। फिर प्रश्न है कि भक्ति साहित्य का माध्यम क्या था, ठीक ना। भक्ति साहित्य का मुख्य माध्यम क्या था, संस्कृत, लोक भाषा, अंग्रेजी या फिर उर्दू। तो भक्ति साहित्य का माध्यम क्या था बच्चों, तो भक्ति साहित्य का माध्यम था आपका लोक भाषा, ठीक ना। भक्ति साहित्य का माध्यम क्या था बच्चों, तो लोक भाषा। आपका ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने किसे संरक्षण दिया था, भक्ति संत, सूफी संत, कलाकार या फिर सभी को। तो अकबर ने मुख्य रूप से संरक्षण किसको दिए थे, तो उन्होंने भक्ति संतों को दिया, सूफी संत को दिया, कलाकार को दिया। यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अकबर ने किसको संरक्षण दिया, तो भक्ति संत, सूफी संत और कलाकार, इन तीनों को इन्होंने संरक्षण दिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न है कि कबीर की रचनाएं कहाँ संकलित हुई, ठीक ना। प्रश्न है कि कबीर की रचनाओं का आखिर कहाँ पे संकलन किया गया, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद या फिर पुराण में। तो कबीर की रचनाओं का संकलन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो कबीर की रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि कबीर की रचनाओं का संकलन कहाँ किया गया, तो गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मीरा की रचनाएं किस रूप में थी, ठीक ना। प्रश्न है कि मीरा की रचनाएं कौन से रूप में थी, कथा, भजन, नाटक या फिर लेख। तो मीरा की रचनाएं किस रूप में थी, तो मीरा की रचनाएं आपका भजन रूप में थी, ठीक ना। मीरा की रचनाएं कौन से रूप में थी, तो मीरा की रचनाएं आपकी भजन रूप में थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। फिर भक्ति आंदोलन ने किसे कम किया, ठीक ना। भक्ति आंदोलन ने मुख्य रूप से किसको कम किया, भेदभाव, शिक्षा, व्यापार या फिर युद्ध। तो भक्ति आंदोलन ने किसको कम किया, तो भक्ति आंदोलन ने भेदभाव को कम किया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। भक्ति आंदोलन ने किसको कम किया, तो भक्ति आंदोलन ने भेदभाव को कम किया। सांस्कृतिक मेल जोल से क्या बढ़ा, सांस्कृतिक मिलने जुलने से लोगों में क्या बढ़ा, संघर्ष, कटुता, एकता या फिर हिंसा। तो सांस्कृतिक मेल जोल से क्या बढ़ा, तो लोगों में एकता बढ़ा, ठीक ना। जब लोग एक तरह की सभ्यता संस्कृति वाले लोग जब एक साथ मिलने लगे तो लोगों में एकता का भावना बढ़ा, ठीक ना। सांस्कृतिक मेल जोल से क्या बढ़ा, तो लोगों में एकता बढ़ी। अगला प्रश्न है रेड इंडियन किस महाद्वीप के निवासी थे, ठीक ना। रेड इंडियन जो थे वो किस महाद्वीप के निवासी थे, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या फिर यूरोप। तो रेड इंडियन किस महाद्वीप के निवासी थे बच्चों, तो रेड इंडियन जो थे वो आपके अमेरिका के निवासी थे, ठीक ना। रेड इंडियन किस देश के निवासी, किस महाद्वीप के निवासी थे, तो वे अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। आदिवासी भूमि का उपयोग कैसे करते थे, ठीक ना। जो आदिवासी लोग थे वो जमीन का उपयोग कैसे करते थे, खेती के लिए, उद्योग के लिए, प्रकृति अनुसार या फिर व्यापार। तो आदिवासी भूमि का उपयोग कैसे करते थे बच्चों, तो आदिवासी भूमि का उपयोग प्रकृति के अनुसार से करते थे, ठीक ना। प्रकृति मौसम के अनुसार से वो लोग उसका उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। फिर है यूरोपियन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोपियन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सेवा, व्यापार, उपनिवेश या फिर शिक्षा। तो यूरोपियन का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, यूरोपियन का मुख्य उद्देश्य आपका था उपनिवेश, ठीक है ना। यूरोपियन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उपनिवेश था, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपका कि विस्थापन से कौन सा संकट बढ़ा। विस्थापन होने से कौन सा संकट बढ़ा, भोजन, रोजगार, आवास या फिर ये सभी चीज़ें। तो विस्थापन से ये सभी चीज़ों का संकट बढ़ा, भोजन का, रोजगार का और रहन सहन का भी। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि विस्थापन से ये सभी चीज़ों का संकट बढ़ा था। ठीक है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश किसने बनाए। ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश किसने बनाए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर रूस ने। तो ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश किसने बनाया बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश जो था वो आपका ब्रिटेन ने बनाया। ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश किसने बनाया, तो ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों को कहाँ भेजा गया। ठीक ना, आदिवासी लोगों को कहाँ भेजा गया, जंगल, शहर, शिविर या फिर गांव। तो आदिवासियों को कहाँ भेजा गया था, तो आदिवासियों को शिविरों में भेजा गया। ठीक ना, आदिवासियों को कहाँ भेजा गया बच्चों, तो आदिवासियों को शिविर में भेजा गया। ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न है कि आपका विस्थापन से किसका नुकसान हुआ। ठीक ना, लोगों के विस्थापन से किसका नुकसान हुआ, संस्कृति, भाषा, परंपरा या फिर सभी। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए तो उनकी संस्कृति का नुकसान हुआ, भाषा का नुकसान हुआ, उनके परंपरा का नुकसान हुआ। यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा कि विस्थापन से किसका नुकसान हुआ, तो इन सभी चीज़ों का नुकसान हुआ। मूल निवासियों को किससे वंचित किया गया। ठीक ना, शिक्षा, भूमि, व्यापार या फिर धर्म से। तो जो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको किस चीज़ से वंचित किया गया, तो जो मूल निवासी थे उन्हें उसके धर्म से वंचित किया गया। ठीक ना, मूल निवासियों को किन से वंचित किया गया, तो मूल निवासियों को धर्म से वंचित किया गया। जो यहाँ पे हिंदू धर्म थे उन्हें मुस्लिम, क्रिश्चियन में उन्हें परिवर्तन किया गया। ठीक है। फिर आदिवासी जीवन शैली कैसी थी। ठीक ना, आदिवासियों की जीवन शैली कैसी थी, सरल, विलासी, शहरी या फिर औद्योगिक। तो आदिवासी जीवन शैली कैसी थी बच्चों, तो आदिवासी जीवन शैली आपका सरल था। ठीक ना, आदिवासी लोग जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे और बिंदास जीवन जीते थे। ठीक ना, तो उनके जीवन बहुत ही सरल थे। चलिए, विस्थापन के विरुद्ध किसने संघर्ष किया। ठीक ना, विस्थापन के विरुद्ध किसने संघर्ष किया, सैनिक, नेता, आदिवासी या फिर व्यापारी। तो विस्थापन के विरुद्ध में कौन से लोगों ने संघर्ष किया, तो आदिवासियों ने सबसे पहले इसका आंदोलन किया। ठीक ना, कि हमें विस्थापन के विरोध में यही लोगों ने सबसे पहले संघर्ष किया, आदिवासियों ने। फिर प्रश्न है आपका कि आधुनिक नगर कब विस्थापित हुए। जो आधुनिक नगर जब हुए तो वो कब विस्थापित हुए, मध्यकाल, औद्योगिक युग, प्राचीन काल या फिर वैदिक काल। तो आधुनिक नगर कब विकसित हुए बच्चे, तो आधुनिक नगर आपका कब विकसित हुआ, तो आधुनिक नगर आपका औद्योगिक युग के समय विकसित हुआ। ठीक ना, आधुनिक नगर कब विकसित हुए बच्चों, तो आधुनिक नगर आपका औद्योगिक युग के समय में इसका विकास हुआ। फिर आपका कि फैक्ट्रियाँ कहाँ बनी। ठीक ना, फैक्ट्रियाँ जो थी वो कहाँ पर बनी, गांव, शहर, जंगल या फिर पहाड़ में। तो फैक्ट्रियाँ कहाँ पे बनी थी बच्चों, तो फैक्ट्रियाँ आपका जितना भी फैक्ट्री लगा था, उद्योग लगा था, वो शहरों में लग रही थी। ठीक ना, तो फैक्ट्रियाँ कहाँ बनी थी, तो फैक्ट्रियाँ जो थी वो शहरों में विस्थापित, शहरों में लगने लगे थे। ठीक ना, तो फैक्ट्रियाँ कहाँ बनी, तो फैक्ट्री शहर में बनी। रेल मार्ग का लाभ क्या था। ठीक ना, रेल मार्ग से क्या लोगों को लाभ हुई, समय का बचत, व्यापार, यात्रा या फिर ये सभी चीज़ें। तो रेल मार्ग से लोगों का समय का बचत हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में, व्यापार बढ़ा, यात्रा हुआ, यानी कि ये सभी चीज़ें रेल मार्ग से हमें लाभ देखने को मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर नगरों में आवास समस्या क्या हुई। ठीक ना, नगरों में आवास की समस्या क्यों हुई, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी या फिर बीमारी। तो नगरों में आवास की समस्या क्यों हुई बच्चों, तो नगरों में आवास की समस्या आपका जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई। ठीक ना, नगरों में आवास की समस्या क्यों हुई, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों में आवास की समस्या हो गई। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न है कि नगर नियोजन का जनक कौन माना जाता है। ठीक ना, तो नगर नियोजन का जनक इंजीनियर, वास्तुकार या फिर योजनाकार या राजा। तो नगर नियोजन का जनक किसको माना गया है, योजनाकार को। ठीक ना, जो योजनाएं बना करके घरों को भी व्यवस्थित ढंग से बनाए। ठीक ना, कि कौन सा घर किधर उस डिजाइन तैयार किया गया। ठीक ना, तो योजनाकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा कि नगर नियोजन का जनक किसे माना गया है, तो योजनाकार को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो। फिर प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ठीक ना, आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, नौकरी, ज्ञान,
कौशल या फिर ये सभी चीज़ें। तो आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? तो आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था नौकरी, ज्ञान और कौशल, यानी कि ये सभी चीज़ें, ठीक ना। अभी जो आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नौकरी पाना, ज्ञान अर्जित करना और कौशल विकास, यानी कि ये सभी चीज़ें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कि स्वच्छ जल की व्यवस्था क्यों बनी? ठीक ना, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था क्यों बनी? रोग से बचाव, सुंदरता, सुविधा या फिर मनोरंजन? तो स्वच्छ जल की व्यवस्था क्यों बनी बच्चों? रोगों से बचने के लिए, ठीक ना, बीमारी से बचने के लिए और स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई, ठीक है। आधुनिक जीवन की गति कैसी है? ठीक ना, आधुनिक जीवन की गतिविधि कैसी है? धीमी, मध्यम, तेज या फिर स्थिर? तो आधुनिक जीवन की गति कैसी है बच्चों? तो आधुनिक जीवन की गति तेजी रूप से चल रही है, ठीक ना। आधुनिक जीवन की गति कैसी है? तेज है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही जवाब होगा। फिर बिजली का उपयोग कहाँ ज़्यादा हुआ? ठीक ना, बिजली का उपयोग जो है वो कहाँ पर ज़्यादा हुआ? गांव में, शहर में, जंगल में या फिर खेत में? तो बिजली का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ बच्चों? तो बिजली का उपयोग आपका शहरों में सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक ना। बिजली का उपयोग कहाँ ज़्यादा हुआ? तो बिजली का उपयोग शहर में ज़्यादा हुआ, ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न देखिए, आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? ठीक ना, आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? परंपरा, स्वच्छ जीवन शैली या फिर संस्कृति? तो आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है बच्चों? तो आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव है आपका जीवन शैली, ठीक है, जीवन शैली में बदलाव। तो हम लोगों ने टोटल बात की थी 70 MCQ प्रश्न, 70 MCQ प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।